नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। ऐसा लग रहा है कल का दिन वाज ओनली एंड ओनली अबाउट दिल्ली इलेक्शन, नथिंग एल्स। आप ट्विटर खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और याद रखिएगा, ऑल्टरनेट मीडिया छोड़ता नहीं है, हम लेकर सारी न्यूज़ आते हैं। हाँ, दिल्ली इलेक्शंस के टाइम पर वोटर टर्नआउट, एग्जिट पोल, इनके अलावा भी कुछ एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी इलेक्शन से रिलेटेड। शिवम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। लोग ऑफिस जा रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है, तो शायद बहुत सारे लोग हमें जस्ट अपने फोन के जरिए सुनते हुए जा रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स प्ले रैपिड फायर राउंड। और पर आगे बढ़ने से पहले शिवम के साथ मुलाकात होगी, मेरे साथ गपशप होगी 1 एंड 2 मार्च को कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। रजिस्टर करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज पीपल विल बी अलाउड एज पर देयर पासेस। इट्स अ स्ट्रिक्टली ऑन पासेस बेसिस आपको एंट्री मिलेगी। तो जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बता दूं कि आपके पासेस हम रेडी रखेंगे। जब आप आएंगे गेट के ऊपर, आप आईडी दिखाएंगे तो हम आपको वो पासेस देंगे, एंड इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। और जो लोग मुझे घर से सहायता करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो भी मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी एक तरीका है मुझे कंट्रीब्यूट करने का। जी शिवम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी गायत्री जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम, सुप्रभात। देखिए, चुनाव पे सरगर्मियां बहुत हुई, सबने बात की कितना परसेंटेज वोट किसे आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, पोल ऑफ पोल्स भी है, एग्जिट पोल इंडिविजुअल भी है, उनके ऊपर भी बात करेंगे किस तरीके से वो सही हो या गलत हो, इन सबसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक हंसी मजाक का भी किस्सा सुन लिया जाए, किस तरीके से दिल्ली के चुनाव में इतनी इंटेंस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा हंसी आई। हम सबको याद है, एक व्यक्ति है मौलाना साजिद रशीदी। सबने हमने देखा होगा किस तरीके से वो न्यूज चैनल पे आता है, और खासकर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है आरजू काजमी, उनके साथ उनका तो एक पॉडकास्ट तो बहुत ही मशहूर हो गया, जिसमें उन जब आरजू ने पूछा था कि साहब मुसलमान मर्दों को तो 72 हुरे मिलेंगी, महिलाओं को क्या मिलेंगे, तो उन्होंने कहा आप उनकी सरदार नहीं बनेंगी। तो वो सब मशहूर है, सब जानते हैं किस तरीके से साजिद रशीदी अपने हंसी के लिए पात्र बनते रहे, वापस से वो बने हैं। और दरअसल वही साजिद रशीदी थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरा एक मोर्चा खोल दिया था। वो सारे इमामों को लेकर पहुंच गए थे कि साहब इन्हें 1.5 से 18,000 रुपए की सैलरी नहीं मिली है। यही थे मौलाना साजिद रशीदी। और अब उन्होंने जो एक तरीके से तुर्रा छोड़ा है, वो बहुत ही एक तरीके से हास्यास्पद है। उन्होंने कहा है कि साहब मैं वोट डाल के आया, से उंगली दिखा रहे हैं और कह रहे पता मैंने किसी वोट डाला है इस बार मैंने वोट डाला है बीजेपी को। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही मौलाना साजिद रशीदी जो किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहे, बाबरी को जस्टिफाई करते रहे, वजू खाने को जस्टिफाई करते रहे, नूपुर के खिलाफ किस तरीके से बोलते रहे। वो जो व्यक्ति खुली तरीके से अपना इस्लामिक एजेंडा और जिहादी एजेंडा लेकर चल रहा था, वो कह रहा है मैंने बीजेपी को वोट किया है। अब मेरी टेंशन तो साजिद रशीदी के लिए है। पहले तो जात निकाला दिया जाएगा, इनके मौलाना के सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दिया जाएगा, और अब टेंशन ये है कि ये उस मोहल्ले में रह भी पाएंगे या नहीं, जहां भी ये रहते हैं, जो ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट दिया है। मतलब गट्स चाहिए कम से कम इस स्तर पर आकर। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष हैं ये साहब। मुझे लग रहा है कि वीडियो सुन लेनी चाहिए, इन्होंने क्या कहा है। जी दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड, पर आज जिस तरीके से मुस्लिम का वोटर टर्नआउट काफी हाई था, सुनने में ये भी आ रहा है कि देयर बीन, अगर आप 2014 की बात करें, आप 2019 की बात करें और 2025 की बात करें, ये जो 5 ईयर्स में हो रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस के दौरान में, बहुत मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है बीजेपी की तरफ मुस्लिम वोट्स का। और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी ये देखने को मिल रहा है अक्रॉस द कंट्री, मतलब लोकसभा हो या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो, ये चीज देखने को मिल रही है, बट बहुत मार्जिनल नंबर से, कोई बहुत बड़ा सब्सटैंशियल चेंज नहीं आया। जी गायत्री जी, एक पोल देख रहा था मैं, उस पर तो ये बताया कि आम आदमी पार्टी के लिए 68% मुसलमान ने वोट किया है, कांग्रेस के लिए 9% मुसलमान ने वोट किया है दिल्ली में,
और बीजेपी के लिए 11% ने किया है, यानी कांग्रेस से ज्यादा वोट बीजेपी के लिए आ रहा है। देखिए, मैं इस नंबर पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं करता, थोड़ा सा मुझे फसाड लगता है, झूठ लगता है, ऐसा नहीं है। और मुझे मौलाना साजिद रशीदी जी के लिए, उन्होंने कहा मैंने पहली बार बीजेपी को वोट दिया है, मैं कहूंगा शायद आखिरी बार दिया है, अगली बार शायद वोट देने के लिए उनका समाज उन्हें एक्सेप्ट भी ना करे, वो शायद उनकी स्थिति भी ना रहे। लेकिन हाँ, जो 11% का वोट शेयर की बात है, मुझे नहीं लगता, संभावनाएं कम लगती है कि कुछ ऐसा है, थोड़ा सा डेटा एग्जेजरेटेड है। बीजेपी को इतना मुसलमान वोट बैंक मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये निश्चित तौर पर है कि इस दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों के वोट में एक स्प्लिट हुआ है, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट की वजह से बढ़ेगा। कांग्रेस उन्हीं 12-15 सीटों पे प्रयास भी कर रही थी जहां मुसलमान है, और उसी की वजह से उसका थोड़ा बहुत वोट शेयर हमें बढ़ता दिखाई देगा। इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर हो रहा है। और मैं वापस से यही कहूंगा, कांग्रेस 0 सीट लेकर आएगी, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी हार जाएगी, तो सुप्रिया श्रीनेत वाला वो वीडियो मुझे याद आता है, जो वो अपनी आईटी सेल के रूम में घुस रही थी और ऐसे ऐसे हाथ कर दी थी। मुझे लग रहा है कि वापस से वो रिट्वीट करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को हराने में उस वीडियो का, वो वीडियो मतलब एक तरीके से रोल प्ले करेगी कि कांग्रेस निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को जो नुकसान हो रहा है उसमें बड़ा सहयोग कर रही है। जी, आप म्यूट आप पे। सही कह रहे हैं जी। आते हैं कुछ एक दिग्गज नेता के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, इससे पहले कि मैं किसी और पॉइंट पे बात करूं। ये मैडम कहाँ है और इनका क्या हाल है इस बार इलेक्शंस में? जी, पहली बात तो आपने दिग्गज नेता का, मतलब ठीक है, चलिए आप इन्हें दिग्गज नेता मानते हैं। देखिए, इनकी ना हंसी वो बहुत मशहूर थी जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे विवेक अग्निहोत्री के लिए कि भैया अपनी जो वीडियो है वो डाउनलोड कर लो, और किस तरीके से उनका हास्यास्पद तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था कश्मीर फाइल्स के लिए। तो यही महिला थी जो पीछे बैठकर, माफ कीजिएगा लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे ना, ऐसी हंसी कभी रामायण काल में सुनाई दी थी, कुछ वैसी हंसी भी इनकी थी जो उस दिन सुनाई दे रही थी। सुनाए कि ये भी अपनी सीट मंगोलपुरी में फंसती दिखाई दे रही है। राजकुमार चौहान जो पहले कांग्रेस में रहे हैं और अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि इनकी स्थिति खराब करते दिखाई दे रहे हैं। जो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं आम आदमी पार्टी की जो फंसी हुई है, उसमें से ये भी एक ऐसी सीट है जो फंसी हुई है। राखी बिरला डिप्टी स्पीकर है फिलहाल के समय में, मुझे लग रहा है कि ये अपनी सीट गवा दे तो आश्चर्यचकित नहीं होगा। ये भी फंसी हुई है। मैं वापस से कहूंगा, कर्मा इज अ डैश डैश डैश। जब आप किसी की परेशानी, किसी की दिक्कत, किसी की बेबसी पे हंसते हैं, तो भगवान आप पर भी हंसता है, किस्मत आप पर भी हंसती है, और वो शायद राखी बिरला को इस बार चुनाव में दिख जाएगा। जी, इनका अलग ही नाम वायरल है इंटरनेट पर। इनका नाम TAADKA के नाम से है, वो लोग उसको जोड़ लें, मैं इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। मुझे उनका असली नाम कई बार भूल जाती हूँ, सोशल मीडिया वाला नाम ज्यादा याद रहता है। कमिंग टू एक बहुत ही स्वीट न्यूज आई है शिवम, एंड दैट्स रियली वेरी टचिंग। इस बार पाकिस्तानी हिंदूज के ऊपर भी एक डेवलपमेंट आई है जो दिल्ली में रहते हैं जी। जी, देखिए, जिस तरीके से सीए को इम्प्लीमेंट किया गया, ये उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ पर आए थे, हिंदू शरणार्थी थे, उन्हें वोटिंग का अधिकार मिला। देखिए, वापस से कहूंगा, इन्हीं के लिए अरविंद केजरीवाल कहते थे ना, लाखों आ जाएंगे, कहाँ रहने को मिलेगा, रोजगार वैसे ही नहीं है, रहने की दिक्कत है, आप उन्हें दे देंगे रोजगार, इन्हें देंगे कि अपने बच्चों को देंगे। अरविंद केजरीवाल उन्हें ही भला बुरा बता रहे थे। मतलब अरविंद, चलिए अब तक तो इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था, अब तक अरविंद केजरीवाल ने कितने रोजगार दे दिए, कितनी स्थितियां बेहतर कर दी दिल्ली की, नहीं कर पाए थे। लेकिन अब इस बार वापस से वही कहूंगा, कर्मा इज अ डैश डैश डैश, उसका वापस से एक तरीके से स्वाद चखने को मिलेगा अरविंद केजरीवाल को, जो पाकिस्तानी, मैं तो अब इन्हें भारतीय हिंदू कहूंगा, पाकिस्तानी हिंदू मुझे कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये भारत के नागरिक हैं, भारत की भूमि पे रहते हैं, भारत की सिटीजनशिप इनके पास है। तो अब इन प्रताड़ित भारतीय जो हिंदू हैं, उन्हें अब अपना मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिला है। तो निश्चित तौर पर सभी को पता होगा किस तरीके से ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। पूरी संभावना है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में तो नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। मैं वापस से कहूंगा, बहुत ही सुखद खबर है। मैं एक और चीज इसमें जोड़ देता हूं, सीए को इंप्लीमेंट करने में जो सरकार ने 5 साल की डिले किया है, वो बहुत ही एक तरीके से मुझे लग रहा है कि दुखद है, उसे और जल्दी करना चाहिए था। और इसके असर को और व्यापक बनाने के लिए इसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा और पीछे खिसकाना चाहिए, और लोगों को इसका लाभ देना चाहिए जो पाकिस्तान से भारत में आकर लोग रह रहे हैं, और इसे फास्ट ट्रैक करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक सुखद खबर इस पूरे चुनाव में, इस गंभीर स्थिति में दिल्ली से आई है, ये बहुत बेहतर। जी गायत्री जी। शिवम, अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी हार जाती है तो राज्यसभा में जो इनके
गिने चुने लोग हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? उनमें से किसी एक की पिटाई होगी। अब क्यों होगी मैं बता देता हूं। अभी देखिए, एक तो पिट चुके, 10 सीटें हैं जहां तक मुझे याद है, मुझे सही अगर फिगर याद है तो। एक तो स्वाति मालीवाल है। पहले तो मैं बता दूं, इस पूरे चुनाव का मैन ऑफ द मैच अगर कोई था तो स्वाति मालीवाल। वो सबसे अच्छा फ्रंट फुट पे खेल रही थी, और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कैंपेन का हेड बनाना चाहिए था। वो महिला सिंगल हैंडेडली जिस तरीके से, उसने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं उसकी वजह से एक वोट का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस महिला ने सिंगल हैंडेडली अरविंद केजरीवाल की इमेज को ना, गंगा माफ कीजिएगा, यमुना जी के पानी से ज्यादा काला कर दिया। उस अकेली महिला ने जिस तरीके से कैंपेन चलाया। तो अब बची 9 सीटें, एक को तो उसने पीट दिया, महिला सेफ्टी की बात करता है और ये करता है। स्वाति मालीवाल ने पूछ दिया, उसने, अरविंद केजरीवाल ने जब कहा कि अमित शाह अपने गुंडों को भेज रहा है, तो स्वाति मालीवाल ने पूछा, भैया अमित शाह के तो गुंडे, तेरा गुंडा कौन है जिसने मुझे पीटा था? तो मतलब स्वाति मालीवाल बहुत बेहतर खेली, मैं उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उसे देता हूं। विभव का वो नाम ले रही थी। अब बचे 9 लोग। देखिए, अरविंद केजरीवाल अगर ये चुनाव भी हार जाता है और अपनी विधानसभा भी हार जाता है, अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं, उसके बाद ये राज्यसभा, 2 सिचुएशन बचती है, या तो ये पंजाब भागेगा या ये राज्यसभा लेगा। भैया बंगले का शौकीन है, बिना बंगले के, गाड़ी के, प्रोटोकॉल के बिना उसके ये व्यक्ति नहीं रह सकता, मजबूरी है, नशा चढ़ गया है उस चीज का। या तो राज्यसभा जाएगा या पंजाब का सीएम बनेगा, दोनों ही स्थिति में स्थितियां खराब हो जाएंगी। अब राज्यसभा के लिए इसे किसी 9 में से किसी एक को पीटना पड़ेगा। राघव चड्ढा छोड़ेगा, संभावना कम है। संजय सिंह इससे ज्यादा मजबूत है, बाकी 5 ने पैसे देके सीट खरीदी हुई है। बचा कौन है? तो या तो वो 9 मिलके से कर देंगे इसका काम। अब ये भैया राज्यसभा अगर ये जाएगा पंजाब कि भैया मुझे सीएम बनना है, तो वहां केसधारी सिख बैठे हैं जो कभी किसी ऐसे व्यक्ति को अपना सीएम नहीं बनने देंगे। ये बहुत बेहतर कहा था कुमार विश्वास ने, पंजाब में अगर आप बिना किसी सिख के सीएम बनाएंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। वो जाखड़ साहब थे, मुझे उनका, सुनील जाखड़ उनका नाम है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। क्यों बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट नहीं कर पाई? वो तो बहुत बड़े नेता थे उनके। क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उन्हें जाके टाई अप करना पड़ा? ऐसी बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि पंजाब का सेंटिमेंट ऐसा है, पंजाब का माहौल ऐसा है, कोई ऐसे व्यक्ति को वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अगर अरविंद केजरीवाल यहां अपनी सीट और विधानसभा दोनों हार जाते हैं, तो या तो राज्यसभा या पंजाब। पंजाब जाएंगे तो जूते पड़ेंगे, राज्यसभा जाना है तो इन्हें किसी के सिर पे जूते बजाने पड़ेंगे, फिर वहां झगड़ा होगा। वापस से गायत्री जी कहता हूं, आपके चैनल पे इतनी बार कह चुका हूं, पार्टी में टूट होगी, टूट होगी, टूट होगी, दिल्ली में भी होगी और पंजाब में भी होगी, अगर ये चुनाव अरविंद केजरीवाल हार जाता है। और आतिशी ने अरविंद और अरविंद ने आतिशी, दोनों की गेम सेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ये आज साफ दिखाई दिया। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को अपने गुंडे को पंजाब से बुलाना पड़ेगा, भैया मेरे लिए राज्यसभा की सीट खाली करवा, पिछली वाली तो तू करवा नहीं पाया, कम से कम यही वाली करवा दे। वकील साहब के लिए तो नहीं बनी, मेरे लिए जगह बनवा दे। यह हाल होना है। आप देखिएगा, ये जो लड़ाई है ना, सड़कों पे लड़ी जाएगी बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी की। जी गायत्री जी, आप बात कर रहे थे कि कितने मेंबर्स हैं, तकरीबन इनके 10 मेंबर्स हैं जो अभी एज ऑफ डेट जो एग्जैक्ट नंबर दिखा रहे हैं। दिल्ली से 3, पंजाब से 3 और बाकी जगह से इनके जो भी मेंबर्स हैं, एक एक दो लोन मेंबर्स कई लोकेलिटीज से। नाउ जी जी जी, राज्यसभा पे इसका असर तो बहुत ज्यादा पड़ना है। और जिस तरीके से भगवंत मान के तेवर बदले हुए हैं, राघव चड्ढा पूरे इलेक्शंस में साइलेंट रहे हैं। अगर आपको लोकसभा इलेक्शंस याद हो तो लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे राघव चड्ढा बढ़ चढ़ कर स्कीम्स अनाउंस कर रहे थे, बढ़ चढ़ कर रैलीज कर रहे थे, परिणीति चोपड़ा के साथ स्टेज पे मौजूद होते थे। कई हमने रैलीज देखी जहां पर वो कर रहे थे। इस बार दिल्ली के इलेक्शंस में नील बट्टे सन्नाटा, गोल गाय गप। देयर वाज हार्डली प्रेजेंस ऑफ राघव चड्ढा इन दिस। और संजय सिंह तो बस वो एक वीडियो ऐसा था, आई एम सॉरी आई कैन नॉट इम्पर्सोनेट समबडी वेरी नाइसली, पर एक वीडियो ऐसा था जहाँ पे अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। एक तो उनकी मूंछें बड़ी अजीब सी, आई एम सॉरी आई डोंट नीड, बट देन पर्सनल रिमार्क्स नहीं करना चाहिए, बट हिज लुक्स आर समटाइम्स वेरी फनी। वो ऐसे यूं करके बात कर रहे हैं एंड संजय सिंह इज लाइक बोल क्या रहा है, his facial features are very funny at times। तो संजय सिंह भी इस बार बहुत शांत रहे हैं। भगवंत मान ने बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस बार इनका आएगा, बट क्योंकि अब हम उस टॉपिक पे आ गए हैं शिवम, आपको इनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं किधर जाती हुई नजर आ रही है लोगों की राजनीति, उसके बाद हम आएंगे फिर मिल्कीपुर पे। जी जी देखिए, सबसे बड़े से शुरू कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल, उनकी सीट फंसी हुई है, निश्चित तौर पर फंसी हुई है, और मुझे लग रहा है कि संदीप दीक्षित बहुत बेहतर चुनाव लड़ते दिखाई दिए।
उनकी वजह से दिक्कत परेशानी आ गई है। जिस तरीके से बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स हैं, अगर उनको भी देखें, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, जब आप रिएक्शन लेते हैं अलग अलग पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर, और वहां से आप बिना नाम लिए भी पूछेंगे तो अंदाजा आ जाता है। कोई कहता है विकास के नाम पर वोट डाल रहा हूं, तो आप समझ जाइए कहां पे आ रहा है। कोई कहता है बदलाव के लिए वोट डाल रहा हूं, तो आप समझ जाइए वोट कहां पे जा रहा है। कोई कह रहा है कि मैं फ्री बी के लिए डाल रहा हूं, तो समझ जाइए कहां पे जा रहा है। तो उन सबको देखते हैं, अगर एक बड़ा बड़ा सेंटीमेंट देखें और कुछ लोगों से जैसे मैंने बात की, तो अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं चुनाव में। जितने भी बड़े नाम हैं उसमें सबसे ज्यादा फंसी सीट अगर किसी की है तो अरविंद केजरीवाल की ही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल परेशान है। बार बार कह रहे थे कि परवेश शर्मा ने कहीं पैसे बांट दिए, चद्दर बांट दिए, सोना बांट दिया, ये बांट दिया, वो बांट दिया, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। और उससे पहले दिन वो इलेक्शन कमीशन में जाकर मिले। ये साफ फ्रस्ट्रेशन बताता है अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी है। पिछली बार मात्र 25,000 वोटों से वो जीते थे। ठीक है, मतलब उस सीट के हिसाब से 25,000 बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज, मतलब नंबर ऑफ वोटर्स उधर कम है। लेकिन अगर 5-7 हजार वोट एक्स्ट्रा लिया है संदीप दीक्षित, 5,000-7,000 वोट भी एक्स्ट्रा लिया है, तो वो टोटल अरविंद केजरीवाल में से कटेगा और वहीं पर उनका खेल खत्म हो जाएगा और परवेश शर्मा के लिए एक बेहतर पोजीशन मिलती है। और एक और चीज बताऊं, जो नई दिल्ली की सीट जीतता है वो ही मुख्यमंत्री बनता है। शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, उससे पहले भी जो कैंडिडेट थे वो जो वहां से जीत के आ रहे थे वही मुख्यमंत्री थे। हाँ, तो जो वहां से जीतता है, आप ये मानकर चलिए, वो मुख्यमंत्री बनता है। तो संदीप दीक्षित एक टफ फाइट दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। और हाँ, मेरा सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से ये पूरा का पूरा अनुरोध है, अभी वहां पे ईवीएम पैक हुई है, 17C का आपको फॉर्म भरवाया गया है, उसमें अभी मिलान कर लें। ठीक है, अभी उन्हें या फॉर्म पे साइन करना है नहीं करना वो डिसाइड कर लें, बाद में ईवीएम का रोना मत रोइएगा, क्योंकि आपके जो पोलिंग एजेंट होंगे उन्होंने 17C के फॉर्म पे सिग्नेचर करके वो जो उन्हें मिला होगा निश्चित तौर पर उसका मिलान कर लें। बाद में ये मत कहिएगा ईवीएम में ये हो गया और वो हो गया। ये बाद में 8 तारीख को ईवीएम की इज्जत पे सवाल नहीं आना चाहिए। जो भी है अभी निपटा लेना था इलेक्शन कमीशन के सामने। अब ये जो रोआराट मचेगी ना 8 तारीख को, उससे समझिए, बाकी तो कल में ही पता लग जाएगा अगर ईवीएम पे सवाल उठाए जाने लगे। जी गायत्री जी, आपने केजरीवाल की बात की, उसी लिस्ट में मैं पढ़ देती हूँ, आप हाँ या ना बोलते जाइएगा। सिसोदिया की सीट निकल रही है, नहीं निकल रही है? फंसी हुई है, मुश्किल सीट है, और क्योंकि वहां पे जो कांग्रेसी कैंडिडेट है उसने बहुत बेहतर चुनाव लड़ा है, और जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो भी पूर्व में विधायक रहे हैं, वो भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेसी कैंडिडेट ने सिसोदिया साहब की सांस फुला दी है। सिसोदिया की सीट भी मुश्किल है, उतनी ही मुश्किल है जितनी केजरीवाल की है। अवध ओझा, मैंने तो उनकी बड़ी तारीफ सुनी कि बम्पर वोटों से जीतेंगे वो। गायब, शॉर्ट हार है। वो आदमी 10 बजे घर से बाहर निकला है वोट डालने के लिए, और जो रविंदर नेगी थे वो साहब सुबह 6 बजे से अपने अपने काम में लगे हुए थे, वहां पे काफी एक्टिव है, और सीट पे पिछली बार भी मात्र 3200 वोटों से ही सिसोदिया साहब जीते थे। वो भारतीय जनता पार्टी को सीट जा रही है, अवध ओझा हार चुके हैं। आतिशी, आतिशी इन सब में कमोबेश सबसे बेहतर स्थिति में, लेकिन वहां भी 50-50 है, वहां भी स्थिति थोड़ी सी डगमगाई सी है। अब बिदोड़ी साहब ने कितना अपना करिश्मा दिखाया है। देखिए, इलेक्शन प्रबंधन में बिदोड़ी साहब की कोई तोड़ नहीं है, आतिशी से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, कई पूर्व चुनाव जीत चुके हैं, मंत्री रहे हैं, सब कुछ है, बहुत बेहतर तरीके से है। लेकिन मुझे लग रहा है इन सब में सबसे बेहतर अगर कोई है तो आतिशी। जी, आतिशी के बाद और उसे ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। राइट, और राखी बिरला के बारे में हम बात कर चुके हैं। सौरभ भारद्वाज शॉर्ट जीत रहे हैं। सबसे अच्छा आम आदमी पार्टी में अगर सबसे बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता है उसमें सबसे बेहतर स्थिति में कोई है, सौरभ भारद्वाज है। बहुत ही मिलनसार है, बहुत ही अच्छा है। अगर वो इस पार्टी में, देखो पार्टी में है तो सही गलत को डिफेंड तो करना पड़ेगा आदमी को, लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो एरिया में अच्छी पकड़ है, अच्छी पहचान है, लोगों में अच्छा उठबैठ है, लोगों में जो गुडविल है वो बहुत अच्छी है सौरभ भारद्वाज की, वो आसानी से जीत जाएंगे। बीजेपी की जो शिखा है कोई बहुत अच्छे, मतलब मजबूत कैंडिडेट भी नहीं है साहब। गोपाल राय, वो भी जीतते दिखाई देंगे। अगर वहां नुपुर शर्मा या कोई ऐसा कैंडिडेट उतार दिया जाता तो शायद संभावनाएं बन सकती थी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक एक ठीक ठाक नंबर में, शायद 40% के आसपास है, कुछ ऐसा ही नंबर है वहां पे। मुस्लिम वोट बैंक ठीक ठाक है, तो मुझे लग रहा है बाबरपुर से जीत जाएंगे गोपाल राय। ये मतलब ये वो व्यक्ति लगे मुझे, सुमड़ी में गुमड़ी टाइप, मतलब आराम से शांति से बैठे रहे, न जेल गए न करप्शन का चार्ज लगा, चुनाव भी जीत जाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे और सत्तारूढ़ पार्टी में बने भी रहे। ठीक है, ज्यादा उछल कूद भी कई बार नुकसान दे जाती है। जी, एमएनसीज के अंदर एक बात कही जाती है कि अवे फ्रॉम द सेंटर लाइफ इज मच मोर कूलर। मतलब आप
अब बहुत ज्यादा आप सेंटर के आसपास रहोगे, लाइमलाइट के आसपास रहोगे, तो वो दोनों दो धारी तलवार है, या तो बहुत ऊपर लेकर जाती है, फिर बिल्कुल ही डुबा देती है। आगे है ताहिर हुसैन। मैं ताहिर हुसैन ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम आम आदमी पार्टी, बट नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक समय पे आम आदमी पार्टी के थे, अब आजकल ओवैसी जी की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। जी, मैं 2 सीटें हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जिन पे एआईएमआईएम उतरी है। मुस्तफाबाद की सीट है और ओखला की सीट है। ओखला की सीट पे ना 4 कैंडिडेट हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो है ही, वो मतलब है। तो ओखला पे कहीं संभावना ना बन जाए, इसको नकारा नहीं जा सकता कि 3 बिल्लियों की लड़ाई में चौथा बंदर फायदा उठा के ले जाए और वहां पे मुस्लिम वोट बैंक इस तरीके से स्प्लिट हो जाए कि जो अमानतुल्लाह खान है और जो शिफाउर रहमान है, वो कहीं इतना वोट स्प्लिट ना कर लें आपस में कि बीजेपी वाले को फायदा हो जाए। वो सीट ऐसी है, कभी बीजेपी जीती नहीं है, संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट ऐसा बन गया मुस्लिम वोट बैंक के लिए। अब देखना है कि स्प्लिट कितना हुआ, कितना उस चीज को भाप पाए कि भैया अगर हम स्प्लिट हो जाएंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अगर वो चीजें उन्हें भाप ली, समझ ली, तो शायद बीजेपी को फायदा ना हो। लेकिन अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट के पीछे भागे, और ओखला में एआईएमआईएम के कैंडिडेट का बहुत ज्यादा माहौल दिखा हमें, जिस तरीके से चुनाव प्रचार और ये सब लगाया गया, मुझे ऐसा लगा ओखला में मजबूती से वो चुनाव लड़ा। मुस्तफाबाद में भी ताहिर हुसैन काफी मजबूती से चुनाव लड़े हैं। तो दोनों ही जगह एआईएमआईएम आम आदमी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा रही है। और आप देखेंगे ऐसे ही एक दो सीट जब एड ऑन होती जाएंगी ना, कोई कहीं आम आदमी पार्टी के खाते से कटेंगी, कहीं बीजेपी में जुड़ेंगी, तो आपको दिखाई देगा कि यहीं से खेल पलट रहा है। और जो आम आदमी पार्टी का जो बड़ा वोट शेयर है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, आम आदमी पार्टी की मात्र 41 सीटें ऐसी थी पिछली बार, 41-42 सीटें ऐसी थी जहां उसका और बीजेपी का वोट शेयर का डिफरेंस 10% से ज्यादा था, मतलब कम था, 10% के आसपास था। बाकी सब में ठीक ठाक था, लेकिन उनमें सिर्फ 10% के आसपास था 41 सीटें। यानी अगर उन 41 सीटों पर भाजपा बेहतर कर लेती है, 5-7% भी गेन कर लेती है, तो अरविंद केजरीवाल को उन 41 सीटों पर डायरेक्ट नुकसान हो सकता है। और बीजेपी का इंटरनल सर्वे कितनी सीट बता रहा है? 41+1, एक जेडीयू के लिए, एक पासवान के लिए, और 41 सीटें खुद की। ये वो 41 सीटें हैं जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी का डिफरेंस सिर्फ 10% था, बाकी सब में ज्यादा था, और वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें या फिर रिजर्व सीटें, या उस तरीके से काम होता है। तो बीजेपी उसी को टारगेट कर रही है। जी गायत्री जी। इससे पहले एग्जिट पोल पर जाएं और उनकी तारीफ में हम कुछ एक शब्द जोड़ें। मिल्कीपुर की सीट का क्या है? चले, मिल्कीपुर सीट पे आज किसी का भी ध्यान नहीं किया जा रहा। एवरीबडी वाज आफ्टर दिल्ली इलेक्शन। कुछ लोग तो ऐसा लिख रहे थे दिल्ली इलेक्शन जीतना इज लाइक 2024 के इलेक्शन 400 पार हो गया, वैसी फीलिंग आई थी। जी देखिए, पहले मैं दिल्ली वाले के लिए तो ये कह दूं, अगर अरविंद केजरीवाल हार गया तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये यूट्यूबर्स का क्या होगा? इतना कंटेंट डेवलप कहाँ से आएगा? मतलब थोड़ा सा मुझे वो भी लग रहा है। उसके अलावा अभी मिल्कीपुर वाली सीट की अगर बात की जाए, तो उसमें बीजेपी मुझे बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी शायद जीत रही है, और जिस तरीके से अवधेश पासी का आप रिएक्शन पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, उससे भी समझ आ रहा है। साथ ही जिस तरीके से ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से और खासकर अखिलेश यादव की तरफ से आज किए गए हैं, उससे समझ आ रहा है कि फ्रस्ट्रेशन कितनी है। मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप ये मानकर चलिए 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना था, पहले 9 पे हुआ, 9 में से 7 बीजेपी जीती, प्लस ये यानी 10 में से 7, 10 में से 8, 80% के साथ 75% से ऊपर तो डिस्टिंक्शन होती है ना, तो डिस्टिंक्शन से पास हो गए हैं योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर। आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया कि देखिए पुलिस किस तरीके से पहचान पत्र चेक कर रही है वोटर्स के जो नहीं कर सकती है। तो पुलिस को यह बाकायदा ट्वीट करना पड़ा कि हम आपके ही पोलिंग एजेंट का पहचान पत्र चेक कर रहे थे, किसी वोटर का नहीं कर रहे थे। तो किस तरीके से फैक्ट चेक कर दिया पुलिस ने तभी साथ के साथ। ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है जब कोई पार्टी अति फ्रस्ट्रेशन में आकर इस तरीके ट्वीट करे और ये सब करे, तो उससे साफ दिख रहा है कि जो अवधेश जी हैं उनके बेटे चुनाव हार रहे हैं। बदजुबानी उनकी मशहूर है, किस तरह का एक तरीके से रुआब झाड़ने का प्रयास वो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी में करते हैं वो सबको पता है। वो चुनाव हार रहे हैं। योगी जी वापस से अपनी पहचान, अपना प्रभुत्व जताने में, दिखाने में, समझाने में कामयाब रहे हैं। और अयोध्या नरेश कल हनुमान जी की आरती करते दिखाई दिए थे, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर वो परेशानी थी। मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी जीत। जी मिल्कीपुर में भी अच्छी खासी बम्पर वोटिंग हुई है, इसने रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले 2 बार के इलेक्शंस का। वोटिंग वाज बम्पर दिस टाइम। हम बात कर रहे थे एग्जिट पोल की।
तो एग्जिट पोल में आप की तारीफ में आप क्या कहना चाहेंगे शिवम? वैसे अभी थोड़ी देर पहले भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की वो हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कहते हैं हम एग्जिट पोल में बिलीव नहीं करते, हम सीधे सरकार बनाने में बिलीव करते हैं। जी जी देखिए, मैं 2015 और 20 के दो एग्जिट पोल की बात करता हूं, मतलब उसमें जो एग्जिट पोल्स आए थे वो लगभग गलत रहे। 2015 के तो सभी एग्जिट पोल गलत रहे। उन्होंने ये तो कहा आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन वो उस क्वांटम को नहीं भाप पाए, तो वहां पर भी वो कहीं ना कहीं फेल रहे। उन्होंने बराबर बराबर सी की जंग दिखा दी, 35-25 मतलब कुछ कुछ ऐसा सा बीजेपी और वो बराबर से, हाँ आम आदमी पार्टी को एज है, लेकिन वो उस क्वांटम को नहीं भाप पाए और आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी बनकर उभरी। उसके बाद 2020 में भी 12 में से सिर्फ एक एग्जिट पोल सही साबित हुआ, और इस बार भी जितने एग्जिट पोल आए हैं उसमें से ज्यादातर एजेंसियों के नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। तो संभावना ये है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की एजेंसीज हों। मुझे लग रहा है कि देखिए, मैं पर्सनली बताऊं, मैं थोड़ा एक कॉशन के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मुझे एज बीजेपी को लग रहा है, लेकिन चुनाव जिस तरीके से फंसा हुआ है, कुछ मेरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बात हुई और बहुत सारे लोगों से बात हुई है, ऑप्टिमिस्ट है बीजेपी के पक्ष में, लेकिन उन्होंने हर जगह से यह है कि थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, 8 तारीख तक का इंतजार कीजिए, क्योंकि क्लोज बहुत था। पब्लिक किस तरीके 4 बजे के बाद कौन सी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ तक ला पाई, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी चुनाव जीती और किस मार्जिन से जीती है। लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जो फिक्स है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए, 25-25 के आसपास। जो बाकी 20 सीटें बची हैं, उन सीटों पे वो पार्टी जीतेगी जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक लेके आने में कामयाब रही होगी। अब वो 8 तारीख को पता लगेगा। और बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ की फोटोज आ रही थी जहां आम आदमी पार्टी के जो खाली थे। और मैं एक बात बता दूं, इस तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आम आदमी पार्टी बहुत माहिर है। वो जानबूझ के ऐसा माहौल बनाती है कि देखो हम तो हार गए, ताकि कॉम्प्लिसेंट हो जाए बीजेपी का वोटर और वोट डालने ना निकले। ये इस तरह की टैक्टिक्स भी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनाई जा रही थी दिन के अंदर। कुछ वीडियो चला दी कि भैया वो अपना पैकअप करके जा रहे हैं सुबह 11 बजे, कहीं नहीं जाता कोई, 4 बजे 5 बजे जाता है अगर जाएगा भी, तो वो उस तरीके से, ताकि बीजेपी का वोटर आराम से घर में बैठ जाए। अब देखना यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कितने वोटर को बूथ तक ला पाए 4 बजे के बाद। खेल सारा वहां पर बना है, वहां पर आपको पता लगेगा कि कौन जीता है कौन हारा है। और आम आदमी पार्टी अगर हारती है तो उसका एक बड़ा कारण कांग्रेस होगी, जो उसने 12 से 15 सीटों पर बेहतर तरीके से एंड में जाके चुनाव लड़ा। जी गायत्री जी। जी, आप कुछ एग्जिट पोल्स के सर्वेस की बात कर रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से पिछले 2 साल के एग्जिट पोल, दैनिक भास्कर ने एक कंपैरेटिव लिस्ट निकाली है कि किस तरीके से एग्जिट पोल्स फेल होते रहे हैं। जी देखिए, 2015 की अगर बात करें तो लगभग सभी फेल थे। वो सब 30 और 35-40 के आसपास कहीं दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी को, और आप देखिए सीधा जाके वो 67 पे रुकी। कोई भी उस मतलब जंप को पहचान नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया। तो वो ये लोग समझ रहे थे कि वेव है, लेकिन वो आंधी नहीं पढ़ पाए। उसके बाद अगर हम 2020 की बात करें, उसमें सिर्फ एक एग्जिट पोल था, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का, जिसने कुछ उसी तरह का प्रेडिक्ट किया था। बाकी सब वापस से वहां पर फेल हुए। हाँ, वो ये बताने में कामयाब थे कि आम आदमी पार्टी आ रही है, लेकिन किस स्तर पे आ रही है वो नहीं बता पाए। अब भी वही कह रहे हैं बीजेपी आ रही है, लेकिन किस स्तर पे आ रही है ये आपको 8 तारीख को पता लगेगा। बल्कि इस बार एक एग्जिट पोल तो ये भी दिखा रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी की दोबारा बन सकती है। ज्यादातर बीजेपी की तरफ है, एक आम आदमी पार्टी की तरफ। जी गायत्री जी। आज एक फोटो बहुत वायरल हो रही थी, मैंने कहा थोड़ा मुस्कुराहट बनी रहे, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। मैं वो फोटो दिखाते दिखाते इस सेशन को एंड करना चाहूंगी। ये है जब अरविंद केजरीवाल आए थे स्टार्टिंग में, जब धरना करते थे, किस तरीके से रजाई के अंदर वो क्या गुड्डू बाबा बोलते हैं यहाँ पे बच्चों को, वैसा बनकर नौटंकी करते थे। जी शिव। मैं एक और चीज बोल दूं, आज अरविंद केजरीवाल ने जिस मतलब एक तरीके से कह सकते हैं राजनीति के लिए जिस तरीके से अपने माता पिता को एज अ प्रॉप इस्तेमाल किया है, मैं उसका उदाहरण ये दे देता हूं। जब वो आए तो उन्हें व्हील चेयर पे लाया गया, वहां तक ऑटो भी आ पा रहे थे, गाड़ी भी आ पा रहे थे, लेकिन उस थिएट्रिक्स को दिखाने के लिए वो उन्हें व्हील चेयर पे लाते हैं, और उसके बाद वोट डालने के बाद उनके माँ बाप पैदल चल के जा रहे हैं। नहीं, काम हो गया ना, चल साइड से तुम्हारे पतली पास से निकलो। तुम्हारे पास फोटो एमजी की 43 लाख की गाड़ी है, उसमें बिठा के अपने माँ बाप को नहीं ला पाए।
5 लाख के ऑटो में बिठा के नहीं ला पाए, उनका तुमने नाटक निकाला। माफ कीजिएगा ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन स्थिति वही क्रिएट की गई। मोदी की मदर के लिए क्या क्या नहीं बात कही गई थी, अब क्या वही काम ही अपने माता पिता के साथ नहीं कर रहे क्या? और उसके बाद उनके पिताजी पैदल भागे चले जाते हैं, मीडिया उनका सवाल पूछती है, नहीं बताते, ठीक है उनकी मर्जी। लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये अरविंद केजरीवाल को देख के थोड़ा सा उसमें एक तरीके से घृणा आती है उस व्यक्ति के लिए कि किस तरीके से अपने माँ बाप का इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए किया जाता है। माँ बाप के लिए तो खैर हम प्रणाम ही करेंगे, बट इस्तेमाल क्यों नहीं दे रहे अपने आप को? उनके माँ बाप की गलती नहीं है क्या? उनकी मर्जी के बिना तो उनको कोई खींच कर नहीं ला सकता है ना, तो दे आर बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। देखिए गायत्री जी, बुढ़ापे में आदमी को रोटी चाहिए होती है, तो मतलब ठीक है कई बार ना चाहिए। केजरीवाल उनको रोटी बना के खिला रही है, वो तो उनको अपने घर में नहीं रखती है। पीछे जब से ये दिल्ली लिकर स्कैम हो, जेल वेल शुरू हुआ, तब से थोड़ा पूछने लगी, नहीं तो उनको तो अलग रख रखा है। 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है मतलब बुजुर्ग पति पत्नी को। बाकी तो छोड़ दीजिए, घर की कहानी क्या बोलना किसी के। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो आप सामने दिए हुए यूपीए स्क्रीन के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है, कोई ऐसे लोग हैं जो स्पॉन्सर करना चाहते हैं हमें आगे आकर, और अगर उस कोई क्वेरी वगैरह है उससे रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल भी डाल सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।